रात। रात का वो पहर जब सन्नाटा चिल्लाता है और अंधेरा हमारे डर के साथ आंख में चौली खेलता है। अक्सर हम सुनते हैं कि रास्ता वही चुनो जो जाना पहचाना हो, लेकिन कभी कभी इंसान का घमंड और रोमांच की भूख उसे ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से लौटना नामुमकिन होता है। आज की कहानी 4 दोस्तों की है। 4 ऐसे दोस्त जो जिंदगी के उस मुकाम पर थे जहां डर का मतलब सिर्फ कमजोर होना माना जाता था, लेकिन उस रात उन्हें डर का असली मतलब समझ आने वाला था। गाड़ी की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। गाने तेज आवाज में बज रहे थे। विक्रम ड्राइविंग सीट पर था, वो ग्रुप का लीडर जिसे लगता था कि दुनिया उसकी स्टीयरिंग व्हील के साथ घूमती है। उसके बगल में बैठा था समीर, जो हर बात में मजाक ढूंढ लेता था। पीछे बैठा था आर्यन, जो लॉजिक और साइंस का भक्त था, और रोहन, वो दोस्त जिसे अंधेरे से भी डर होती थी। वो लोग अपने दोस्त की शादी से लौट रहे थे। रात के 2 बज चुके थे। हाईवे सुनसान थे, लेकिन गाड़ी के अंदर का माहौल गर्म था। हंसी मजाक, पुरानी बातें और शादी के किस्से चल रहे थे। लेकिन तभी गूगल मैप्स का सिग्नल चला गया। विक्रम ने गाड़ी धीमी की। सामने एक बड़ा सा चौराहा था। हाईवे सीधा जा रहा था, लेकिन वो रास्ता लंबा था। कम से कम 3 घंटे और लगने वाले थे। और दूसरी तरफ एक पुराना टूटा फूटा रास्ता था जो जंगलों के बीच से होकर जाता था। विक्रम ने गाड़ी रोक दी। हेडलाइट्स की रोशनी उस मोड़ पर लगे एक पुराने जंग लगे हुए साइन बोर्ड पर पड़ी। बोर्ड पर लाल रंग, जो अब खून जैसा सूखा हुआ लग रहा था, उससे लिखा था, सावधान, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, आगे जाना सख्त मना है। उस बोर्ड के नीचे किसी ने हाथ से, शायद कोयले से, कुछ और भी लिखा था जो थोड़ा मिट चुका था। बस कुछ शब्द दिख रहे थे, लौट जाओ, वो इंतजार कर रही है। रोहन ने बोर्ड पढ़ते ही कहा, भाई सीधे हाईवे से चलते हैं ना, ये रास्ता कुछ अजीब लग रहा है। समीर हंसा, अबे डरपोक, मैप नहीं चल रहा, लेकिन मुझे पता है ये शॉर्टकट है। गांव वाले बोलते हैं यहां से शहर सिर्फ 45 मिनट दूर है। और वैसे भी दुर्घटना बाहुल्य का मतलब है कि यहां लोग ड्राइविंग खराब करते हैं, भूत नहीं रहते हैं यहां। आर्यन ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, लॉजिकली समीर सही कह रहा है। एक्सीडेंट प्रोन एरियाज पर एक्सीडेंट रोड की बनावट की वजह से होते हैं, किसी सुपरनैचुरल वजह से नहीं। विक्रम, फ्यूल भी कम है, शॉर्टकट लेना प्रैक्टिकल होगा। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसने उस अंधेरे रास्ते को देखा। वहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं थीं, सिर्फ घने पेड़ थे जो रास्ते के दोनों तरफ ऐसे झुके हुए थे जैसे किसी शिकार को दबोचने के लिए तैयार हों। हवा में एक अजीब सी धुंध थी जो जमीन पर रेंग रही थी। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए विक्रम को लगा कि उस धुंध के बीच कोई खड़ा है, एक परछाई। उसने आंखें मली, वहां कोई नहीं था। एडवेंचर चाहिए ना तुम लोगों को? विक्रम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। तो चलो आज मौत के मुंह से होकर गुजरते हैं। रोहन चिल्लाया, नहीं विक्रम प्लीज, यार मजाक नहीं, मुझे जेन्युइनली सही फीलिंग नहीं आ रही, मेरी बात मान ले। पर मर्दों की टोली में डरने वाले की बात कौन सुनता है। विक्रम ने गियर बदला, एक्सीलरेटर पर पैर दबाया और गाड़ी के पहिए उस मना किए गए रास्ते पर उतर गए। जैसे ही गाड़ी उस मोड़ को क्रॉस करके उस पुरानी सड़क पर आई, अचानक सब कुछ बदल गया। जो पहली चीज उन्होंने नोटिस की वो थी सन्नाटा। हाईवे की दूर की आवाजें बंद हो गईं। गाड़ी के अंदर बज रहा म्यूजिक सिस्टम अचानक खर्र खर्र की आवाज करने लगा और फिर अपने आप बंद हो गया। ये क्या हुआ? समीर ने प्लेयर को ठोका, अभी तो नया लगवाया था। सिग्नल जैमर होगा शायद, आर्यन ने तर्क दिया। मिलिट्री एरिया हो सकता है आसपास। लेकिन रोहन शांत था। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर का घना अंधेरा गाड़ी के शीशे से चिपका हुआ था। उसने महसूस किया कि सड़क सामान्य नहीं है, तारकोल की सड़क होनी चाहिए थी, लेकिन गाड़ी ऐसे हिल रही थी जैसे नीचे सिर्फ कंकड़ और पत्थर हैं। गाड़ी अब घने जंगल के बीच थी। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी सिर्फ 10 फीट आगे तक दिख रही थी, उसके आगे सिर्फ सफेद गाढ़ा कोहरा। तभी विक्रम ने अचानक ब्रेक मारा। गाड़ी घिसटते हुए रुकी। चारों दोस्त आगे की तरफ झुक गए। क्या हुआ बे? समीर चिल्लाया। विक्रम की आंखें फटी हुई थीं। वो स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़े हुए था। उसका शरीर कांप रहा था। तुमने देखा उसे? किसे? आर्यन ने आगे देखा। वहां कुछ नहीं है विक्रम, सिर्फ कोहरा है। नहीं, विक्रम ने कांपते हाथ से इशारा किया। वहां सड़क के बीच में एक औरत थी, लाल साड़ी में,
उसका उसका चेहरा नहीं था, बस बाल थे और वो गाड़ी के बिल्कुल सामने थी। रोहन ने धीरे से कहा, मैंने कहा था हमें यहां नहीं आना चाहिए था। आर्यन ने टॉर्च निकाली और गाड़ी से उतरने लगा। तो पागल है क्या? रोहन ने उसका हाथ पकड़ा। बाहर मत जा। मैं बस चेक कर रहा हूं कि हमने किसी जानवर को तो हिट नहीं किया। विक्रम बस हेलुसिनेट कर रहा है नींद की वजह से। आर्यन ने झटके से हाथ छुड़ाया और गाड़ी से बाहर निकल गया। बाहर का मौसम गाड़ी के अंदर से बिल्कुल अलग था। बहुत ठंड थी, ऐसी ठंड जो चमड़ी को नहीं, सीधा हड्डियों को जमाती है। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़े हुए फूल और पुराने खून की मिलीजुली महक। आर्यन गाड़ी के आगे गया। वहां कुछ नहीं था, न कोई जानवर, न कोई औरत। कुछ नहीं है यहां, आर्यन चिल्लाया। विक्रम, तू बस थक गया है, पानी पी और गाड़ी चला। आर्यन वापस मुड़ने ही वाला था कि उसने कुछ देखा। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में सड़क की धूल पर कुछ निशान थे। पहिए के निशान नहीं, नंगे पैरों के निशान। छोटे नाजुक पैर जो जंगल से निकलकर सड़क के बीच में आए थे और वहीं गाड़ी के बम्पर के ठीक आगे गायब हो गए थे। आर्यन का गला सूख गया। लॉजिक, साइंस, फिजिक्स सब धरे के धरे रह गए। अगर कोई वहां चलकर आया था तो वो गया कहां? हवा में उड़ गया क्या? उसने ऊपर देखा, पेड़ की डाल पर, और वहां अंधेरे में दो चमकती हुई पीली आंखें उसे ही घूर रही थीं। आर्यन की सांस अटक गई। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। वो भागकर गाड़ी में बैठा और दरवाजा लॉक किया। चलो, फुसफुसाया आर्यन। क्या हुआ? समीर ने पूछा। मैंने कहा गाड़ी चलाओ विक्रम, अभी के अभी। आर्यन इतने जोर से चिल्लाया कि बाकी तीनों डर गए। विक्रम ने बिना सवाल किए गाड़ी स्टार्ट की और रेस दे दी। गाड़ी उस मनहूस रास्ते पर दौड़ने लगी, लेकिन वो चारों उस रास्ते पर अकेले नहीं थे। उन्होंने दुर्घटना वाले बोर्ड को नजरअंदाज किया था, पर अब दुर्घटना उनके साथ नहीं, उनके दिमाग के साथ होने वाली थी, क्योंकि उस सड़क पर दूरी किलोमीटर में नहीं, डर में नापी जाती थी। और अभी तो बस शुरुआत थी। डर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो संक्रामक होता है। एक को लगता है तो धीरे धीरे वो जहर बनकर दूसरों की नसों में भी फैलने लगता है। आर्यन, जो सबसे ज्यादा तार्किक था, अब गाड़ी की पिछली सीट पर एक पत्थर की तरह बैठा था। उसकी आंखों में वो पीली चमकती हुई आंखें अब भी बसी हुई थीं, जो उसने पेड़ पर देखी थीं। विक्रम गाड़ी को अंधाधुंध भगा रहा था। स्पीडोमीटर की सुई 90 को छू रही थी, लेकिन बाहर का मंजर बदल ही नहीं रहा था। सिर्फ पेड़ और कोहरा। कोहरा अब इतना घना हो चुका था कि वो गाड़ी के शीशों से चिपक गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सफेद धुआं नहीं, बल्कि कोई जिंदा चीज है जो गाड़ी को चारों तरफ से जकड़ रही है। वाइपर की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। समीर ने अपनी कलाई घड़ी देखी और फिर अपने मोबाइल को। यार विक्रम, समीर की आवाज थोड़ी कांपी। तो कितनी देर से गाड़ी चला रहा है? विक्रम ने बिना नजर हटाए कहा। पता नहीं, शायद 15-20 मिनट से। समीर ने थूक निगला। नहीं भाई, हम पिछले 45 मिनट से चल रहे हैं। घड़ी देख, 2:45 हो चुके हैं। और गांव वालों ने कहा था कि ये शॉर्टकट सिर्फ 45 मिनट का है। हमें अब तक शहर पहुंच जाना चाहिए था। रोहन, जो अब तक खिड़की से बाहर देख रहा था, अचानक बोल पड़ा। हम कहीं नहीं पहुंच रहे। क्या मतलब? विक्रम ने झुंझलाकर पूछा। हम गोल गोल घूम रहे हैं। रोहन ने कांपती उंगली से बाहर इशारा किया। वो देखो, वो सूखा हुआ बरगद का पेड़ जिसकी डाल टूटी हुई है। हमने 10 मिनट पहले भी इसे क्रॉस किया था। विक्रम ने ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन इस बार गाड़ी रोकी नहीं, बस धीमी कर दी। बकवास मत कर रोहन, रात में सारे पेड़ एक जैसे दिखते हैं। नहीं विक्रम, रोहन चिल्लाया। उसकी आवाज में डर था। मैंने उस पेड़ पर एक लाल कपड़ा बंधा देखा था, और वो देखो, वो फिर से आ गया। हेडलाइट की रोशनी में सामने से वही सूखा हुआ विशालकाय पेड़ गुजरा। उसकी एक सूखी डाल पर एक लाल रंग का पुराना कपड़ा हवा में लहरा रहा था, जैसे कोई हाथ हिलाकर उन्हें बुला रहा हो। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। ये लॉजिक के खिलाफ था। रास्ता सीधा था, कोई मोड़ नहीं लिया था। फिर वही पेड़ दोबारा कैसे आ गया? आर्यन, जो अब तक चुप था, अचानक बड़बड़ाने लगा। वो हमें जाने नहीं देंगे, वो हमें जाने नहीं देंगे। समीर ने आर्यन को हिलाया। कौन नहीं जाने देगा? तूने बाहर क्या देखा था आर्यन? बता मुझे। आर्यन ने समीर की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो इंसान नहीं है समीर, वो कुछ और है। वो हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। मैंने जो पेड़ पर देखा वो मुझे घूर रहा था, और वो मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। समीर उछल पड़ा। ये अपने आप कैसे चल गया? मैंने तो इसे बंद कर दिया था। उसने बटन दबाया, लेकिन रेडियो बंद नहीं हुआ।
आवाज़ तेज होती गई। उस खर-खर के बीच से एक आवाज़ आने लगी। कोई गाना नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, बल्कि एक बच्चे के रोने की आवाज़। ओह ओह मम्मा, मुझे दर्द हो रहा है। आवाज़ इतनी साफ थी जैसे वो बच्चा डैशबोर्ड के अंदर बैठा हो। विक्रम के हाथ कांपने लगे। गाड़ी सड़क पर लहराने लगी। बंद करो इसे, समीर, इसे बंद करो, विक्रम चिल्लाया। समीर ने रेडियो पर घूंसे मारे, बटन नोचे, लेकिन आवाज़ बंद होने के बजाय और डरावनी हो गई। अब रोने की आवाज़ के साथ एक औरत की लोई गुनगुनाने की आवाज़ मिक्स हो गई। सो जा मुन्ना सो जा, अंधेरा तेरा दोस्त है। भगवान के लिए इसे बंद करो। रोहन ने अपने कान बंद कर लिए। तभी विक्रम ने गुस्से में डैशबोर्ड पर एक जोरदार मुक्का मारा। रेडियो एकदम से बंद हो गया। वापस वही मनहूस सन्नाटा, सिर्फ इंजन की आवाज़ और दोस्तों की तेज सांसें। विक्रम की सांसें फूल रही थीं। मुझे लगा जैसे। विक्रम चुप हो गया। जैसे क्या? आर्यन ने पूछा। विक्रम ने पीछे वाले व्यू मिरर में देखा और फिर धीरे से बोला, मुझे लगा जैसे रेडियो बंद होने से ठीक पहले किसी ने मेरा नाम पुकारा। गाड़ी का तापमान अचानक गिर गया। शीशों पर अंदर की तरफ से भाप जमने लगी। रोहन ने अपनी खिड़की के शीशे पर जमी भाप को साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने शीशा साफ किया, वो चीख पड़ा। आह! क्या हुआ? सब उसकी तरफ पलटे। रोहन ने खिड़की की तरफ इशारा किया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। शीशे के उस पार कोहरे में एक चेहरा था। गाड़ी 80 की स्पीड पर चल रही थी, लेकिन वो चेहरा खिड़की के साथ साथ चल रहा था। सफ़ेद आंखें, बिना पलकों की, और एक बड़ा सा कटा हुआ मुंह जो कान तक फैला हुआ था। वो चीज़ रोहन को देख रही थी और शीशे पर अपनी उंगली से खटखटा रही थी। खट खट खट। विक्रम ने साइड मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की। उसने एक्सेलरेटर को ज़मीन में गाड़ दिया। मैं नहीं रुकूंगा, आज चाहे इंजन फट जाए, मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। गाड़ी पूरी रफ्तार से भाग रही थी। वो चेहरा धुंध में पीछे छूट गया, लेकिन राहत मिलने ही वाली थी कि तभी गाड़ी की छत पर कुछ भारी सा गिरा। ऐसा लगा जैसे कोई भारी भरकम इंसान पेड़ से कूदकर सीधा उनकी गाड़ी की छत पर आ गिरा हो। छत पिचककर थोड़ा नीचे आ गई। लोहे के चरमराने की आवाज़ आई। चारों दोस्त ऊपर छत की तरफ देखने लगे। छत के ऊपर कोई चल रहा था, धीरे धीरे, रेंगते हुए सरसराहट की आवाज़ के साथ। वो आवाज़ ठीक विक्रम के सिर के ऊपर आकर रुक गई और फिर एक भयानक हंसी की आवाज़ गूंजी। गाड़ी के अंदर नहीं, बल्कि गाड़ी के बाहर छत के ऊपर से। सब डर गए। विक्रम ने डर के मारे स्टीयरिंग छोड़ दिया। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतरी और एक पेड़ से टकरा गई। शीशे टूट गए। गाड़ी के एयरबैग्स खुल गए। गाड़ी के अंदर धुआं, फिर अंधेरा, और फिर सब बेहोश हो गए। जंगल ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया था। खेल अब गाड़ी के अंदर नहीं, अब जंगल के बीच होने वाला था। जंगल में अब सन्नाटा पसरा था, एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंज रहा था। गाड़ी के बोनट से धुआं निकल रहा था। रेडिएटर फट चुका था। हेडलाइट्स में से एक टूट चुकी थी और दूसरी बुझ-बुझ कर जल रही थी, जैसे वो भी अपनी आखिरी सांसें ले रही हो। गाड़ी के अंदर विक्रम को सबसे पहले होश आया। उसके माथे से खून बहकर उसकी आंखों में जा रहा था। कानों में एक सीटी सी बज रही थी। उसने अपनी धुंधली आंखों से डैशबोर्ड को देखा। एयरबैग्स की सफ़ेद चादरों ने उन्हें बचा तो लिया था, लेकिन वो एक पिंजरे में बदल गए थे। समीर, रोहन, विक्रम ने कराहते हुए आवाज़ दी। पीछे की सीट से रोहन की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मेरा पैर फंस गया है, रोहन रो रहा था। विक्रम ने झटके से अपना दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा टेढ़ा हो चुका था। उसने ज़ोर से लात मारी और वो चूं चर की आवाज़ के साथ खुल गया। विक्रम लड़खड़ाते हुए बाहर गिरा। गीली मिट्टी, उसके हाथ ज़मीन पर लगे। मिट्टी ठंडी थी, बर्फ जैसी। उसने जल्दी से उठकर बाकी सबको बाहर निकालने की कोशिश की। समीर का कंधा उतर गया था, वो दर्द से कराह रहा था। आर्यन के चश्मे टूट चुके थे और वो सुन्न अवस्था में बैठा था, बस सामने घूर रहा था। बाहर निकलो, गाड़ी में आग लग सकती है, विक्रम चिल्लाया। बड़ी मुश्किल से एक एक करके वो चारों उस मलबे से बाहर निकले। जैसे ही वो चारों खुले आसमान के नीचे आए, उन्हें एहसास हुआ कि वो गाड़ी के अंदर कितने सुरक्षित थे और अब बाहर कितने बेबस। जंगल और भी घना लग रहा था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखाई ही नहीं दे रहा था। और वो कोहरा अभी भी वहीं था, उनके चारों तरफ एक दीवार बनकर खड़ा था। आर्यन, जो अब तक चुप था, अचानक गाड़ी की छत की तरफ देखकर पीछे हट गया। ये क्या है? आर्यन की आवाज़ कांप रही थी। विक्रम ने ऊपर देखा और उसकी रगों में खून जम गया।
गाड़ी की छत जहां वो चीज कूदी थी वो पूरी तरह से पिचक गई थी। लेकिन डर की बात वो नहीं थी, डर की बात वो निशान थे जो लोहे की चादर पर बने थे। 5 गहरी लकीरें, जैसे किसी ने लोहे को मक्खन की तरह अपने पंजों से खुरच दिया हो। वो निशान किसी भालू या शेर के नहीं थे, वो उंगलियों के निशान थे, लेकिन वो उंगलियां कम से कम 1 फीट लंबी रही होंगी। कौन है यहां? अंधेरे में चिल्लाया, सामने आओ। उसकी आवाज जंगल में गूंजी, लेकिन जवाब में कोई आवाज नहीं आई, न पक्षियों की न कीड़ों की। तभी रोहन ने कांपते हुए हाथ से एक दिशा में इशारा किया। गाइस, वो देखो। गाड़ी की बची खुची हेडलाइट की रोशनी जंगल के थोड़ा अंदर तक जा रही थी। वहां झाड़ियों के बीच कुछ लोहे जैसा चमक रहा था। जिज्ञासा डर पर हावी हो गई। वो चारों धीरे धीरे उस तरफ बढ़े। जैसे ही वो करीब पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक और गाड़ी थी, एक पुरानी एम्बेसडर कार। उस पर इतनी धूल और पत्ते जमे थे कि वो जंगल का ही हिस्सा लग रही थी। उस गाड़ी पर इतना जंग लगा था कि छूने से ही टूट जाए। लेकिन सबसे भयानक बात वो थी जो समीर ने नोटिस की। विक्रम, समीर का गला सूख गया। उस गाड़ी का नंबर प्लेट देख। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी नंबर प्लेट पर डाली। नंबर प्लेट पर लिखा था UP 501995। ये गाड़ी यहां सालों से पड़ी है। 1995 मतलब 30 साल पुरानी। विक्रम ने हिम्मत करके उस पुरानी एम्बेसडर की खिड़की से अंदर झांका। शीशा मैला था, लेकिन अंदर जो दिखा उसने विक्रम की चीख निकाल दी। आह! विक्रम पीछे गिर पड़ा। क्या हुआ? बाकी सब दौड़ कर आए। अंदर ड्राइविंग सीट पर एक कंकाल बैठा था। उसके कपड़े गल चुके थे, लेकिन हड्डियों के हाथ अभी भी स्टीयरिंग व्हील पर थे। और पिछली सीट पर 2 छोटे कंकाल थे, बच्चों के। लेकिन जो चीज सबसे डरावनी थी वो ये कि उस ड्राइवर वाले कंकाल का सिर धड़ पर नहीं था। वो सिर डैशबोर्ड पर रखा हुआ था और उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे वो मरने के 30 साल बाद भी चीख रहा हो। हमें यहां से जाना होगा, रोहन रोने लगा। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये कब्रिस्तान है। हम भी ऐसे ही मरेंगे। तभी आर्यन ने एक और बात नोटिस की। चुप रहो, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। सुनो। सन्नाटा। फिर सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज। चर्र चर्र। आवाज उनकी गाड़ी की तरफ से नहीं, बल्कि चारों तरफ से आ रही थी। अंधेरे में झाड़ियों के बीच से कई सारे साए हिल रहे थे। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि दर्जनों। उनकी चमकती हुई पीली आंखें अंधेरे में जल उठीं। और फिर एक आवाज आई जो हवा में फुसफुसाहट की तरह थी, लेकिन चारों के कानों में साफ सुनाई दी। नए खिलौने आए हैं। विक्रम ने चारों तरफ अपनी टॉर्च घुमाई। टॉर्च की रोशनी जहां भी पड़ती साए गायब हो जाते, लेकिन वो हंसी, वो ही वाली हंसी अब जंगल के हर कोने से आ रही थी। भागो! विक्रम चिल्लाया। लेकिन कहां? पीछे टूटी हुई गाड़ी थी, आगे वो पुरानी एम्बेसडर और चारों तरफ वो चीजें। तभी समीर को लगा कि किसी ने उसका टखना पकड़ लिया है। उसने नीचे देखा। जमीन के अंदर से गीली मिट्टी से एक सड़ा गला सफेद हाथ बाहर निकला था और उसके पैर को जकड़ रहा था। समीर की चीख ने जंगल के सन्नाटे को हमेशा के लिए तोड़ दिया। बचाओ! जब मौत आपके पैर पकड़ ले तो जमीन भी दुश्मन लगने लगती है। समीर की चीख ने जंगल के हर छिपे हुए दरिंदे को जगा दिया था। वो जमीन पर गिरा हुआ था, अपने पैर को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन वो सड़ा गला हाथ, वो हाथ किसी लोहे की जंजीर से कम नहीं था। छोड़, मुझे छोड़! समीर चिल्ला रहा था। वो हाथ उसे धीरे धीरे गीली मिट्टी के अंदर खींच रहा था। विक्रम, जो सबसे पहले होश में आया, दौड़कर समीर के पास पहुंचा। पकड़ो इसे! विक्रम चिल्लाया। आर्यन और रोहन ने समीर के हाथ पकड़े और उसे अपनी तरफ खींचा। एक रस्साकशी शुरू हो गई। एक तरफ 3 जिंदा दोस्त और दूसरी तरफ जमीन के नीचे छिपी वो काली ताकत। विक्रम ने देखा कि वो हाथ समीर की टखने की हड्डी को चटकाने ही वाला है। विक्रम ने आव देखा ना ताव, पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस सड़े हुए हाथ पर दे मारा। धप! एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई गीला कद्दू फूटा हो। उस हाथ की पकड़ ढीली पड़ी। उसमें से काला गाढ़ा तरल सा निकला, जिसकी बदबू ने उनकी नाक जला दी। हाथ ने एक झटके के साथ समीर को छोड़ा और वापस जमीन के अंदर समा गया, जैसे कोई सांप बिल में घुसता है। भागो, जमीन पर मत रुको! विक्रम ने कंधे का सहारा दिया और चिल्लाया। वो चारों अंधाधुंध जंगल की तरफ भागे। दिशा का कोई ज्ञान नहीं था, बस उस जगह से दूर जाना था।
झाड़ियां उनके कपड़ों को फाड़ रही थीं, पेड़ों की टहनियां उनके चेहरों पर कोड़ों की तरह लग रही थीं, लेकिन दर्द का एहसास किसी को नहीं था। सिर्फ एक ही मकसद था, भागना। भागते भागते उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे जंगल बदल रहा है, पेड़ अपनी जगह बदल रहे थे। कभी लगता कि वो किसी ढलान से नीचे उतर रहे हैं, तो कभी लगता कि वो दलदल में धंस रहे हैं। काफी देर भागने के बाद जब उनकी सांसें टूटने लगीं, वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुके। चारों बुरी तरह हाँप रहे थे। समीर जमीन पर गिर पड़ा, अपना पैर पकड़कर कराहने लगा। वो क्या था? समीर की आंखों में दहशत थी। उसकी पैंट नीचे से फटी हुई थी और जहां उस हाथ ने पकड़ा था वहां की त्वचा नीली पड़ चुकी थी और उस पर जले हुए के निशान थे, उंगलियों के निशान। आर्यन, जो अब तक लॉजिक की बातें करता था, अब पागलों की तरह चारों तरफ देख रहा था। वो हमारा पीछा कर रहे हैं विक्रम, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। तुमने सुना नहीं? क्या? विक्रम ने पूछा। कदमों की आवाज, आर्यन बोला। जब हम भाग रहे थे तो हमारे 4 जोड़ी पैरों के अलावा कई और पैर भी भाग रहे थे। वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, वो हमें घेर रहे हैं। रोहन ने रोते हुए कहा। हमें सड़क पर वापस जाना चाहिए था, हम जंगल में और अंदर आ गए हैं। तभी हवा का रुख बदला, कोहरा थोड़ा हटा और दूर, बहुत दूर, उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। एक पीली मध्यम सी रोशनी, जैसे कोई लालटेन जल रही हो। वहां देखो, रोहन ने इशारा किया। रोशनी, शायद कोई घर है, शायद कोई मदद मिल जाए। विक्रम ने उस रोशनी को गौर से देखा। इस घने जंगल के बीच में रोशनी, ये उम्मीद की किरण भी हो सकती थी और एक जाल भी, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। यहां खुले में रहना मतलब मौत को दावत देना था। चलो, विक्रम ने फैसला लिया, जो भी है इन झाड़ियों से तो बेहतर होगा। वो चारों लंगड़ाते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वो पास आए, एक ढांचा अंधेरे से उभरने लगा। वो कोई गांव का घर नहीं था, वो एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली थी, विशाल, डरावनी और सदियों पुरानी। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं, जैसे किसी कंकाल की आंखों के गड्ढे हों। और वो रोशनी हवेली के मुख्य दरवाजे के ऊपर लटक रही एक पुरानी लालटेन से आ रही थी। लालटेन हवा में झूल रही थी। ये जगह सही नहीं लग रही, समीर ने पीछे हटते हुए कहा। लेकिन तभी उन्होंने अपने पीछे जंगल में हलचल सुनी। झाड़ियां हिल रही थीं, हजारों सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज आ रही थी। वो साए, वो पीली आंखों वाले साए अब जंगल से निकलकर उनके करीब आ रहे थे। वो घेरा कस रहे थे, उन्हें हवेली की तरफ धकेला जा रहा था, जैसे भेड़ियों का झुंड अपने शिकार को गुफा की तरफ खदेड़ता है। पीछे नहीं जा सकते, विक्रम चिल्लाया। अंदर चलो, जल्दी। उन्होंने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला और सभी उसके अंदर चले गए। और तभी दरवाजा उनके पीछे अपने आप बंद हो गया। बाहर की हवा और जंगल की आवाजें एकदम से कट गईं। अब वो अंदर थे, हवेली के अंदर। यहां बाहर से भी ज्यादा गहरा सन्नाटा था। हवा में पुरानेपन और अगरबत्ती की मिलीजुली एक अजीब सी महक थी। सामने एक बड़ा हॉल था और हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च उस पेंटिंग पर मारी। पेंटिंग एक परिवार की थी, एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे। लेकिन पेंटिंग को देखते ही चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उस पेंटिंग में जो आदमी था, उसकी शक्ल हूबहू विक्रम से मिलती थी, और जो औरत उसके बगल में खड़ी थी, उसने वही लाल साड़ी पहनी थी जो विक्रम ने एक्सीडेंट से पहले सड़क पर देखी थी। विक्रम के हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई। तभी हवेली की ऊपरी मंजिल से घुंघरू बजने की आवाज आई। छम छम छम, और एक आवाज गूंजी जो मीठी भी थी और जहरीली भी। स्वागत है, घर वापसी का स्वागत है। सबसे बड़ा डर वो नहीं जो बाहर से आता है, बल्कि वो है जो आपके अंदर से जागता है। जब आप आईने में देखें और अजनबी नजर आए तो डर लगता है, लेकिन जब आप किसी 100 साल पुरानी तस्वीर को देखें और उसमें खुद को पाएं तो रूह कांप जाती है। हवेली के उस बड़े हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि गिरती हुई धूल की आवाज भी सुनी जा सकती थी। विक्रम अभी भी जमीन पर पड़ी टॉर्च को नहीं उठा पाया था। उसकी नजरें उस पेंटिंग पर जमी थीं। धूल और मकड़ी के जालों के पीछे से झांकता वो चेहरा, वो तीखी नाक, वो गहरी आंखें, सब कुछ विक्रम जैसा था। बस फर्क इतना था कि तस्वीर वाले आदमी ने शाही कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर एक क्रूरता थी जो विक्रम में नहीं थी। समीर ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और पेंटिंग पर रोशनी डाली।
पेंटिंग के नीचे एक पीतल की प्लेट लगी थी जिस पर कुछ लिखा था। समीर ने धूल साफ की और पढ़ा, कुंवर रुद्र प्रताप सिंह 1924। 1924? आर्यन ने गणित लगाया। ये ठीक 100 साल पहले की बात है। विक्रम, ये तेरे परदादा हो सकते हैं क्या? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे पेंटिंग की तरफ बढ़ा। उसका हाथ अपने आप उठ गया, जैसे वो उस कैनवस को छूना चाहता हो। जैसे ही विक्रम की उंगलियों ने उस पेंटिंग को छुआ, विक्रम को एक जोरदार झटका लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर उसे कुछ दिखा। फ्लैशबैक्स, एक जलता हुआ कमरा, एक औरत की चीख, रुद्र तुमने मुझे धोखा दिया, खून से सना हुआ खंजर और पागलों वाली हंसी। तभी विक्रम कराह उठा। उसने अपना सिर पकड़ लिया। वो घुटनों के बल गिर गया। विक्रम, क्या हुआ? रोहन और समीर पूछते हुए उसकी तरफ दौड़े। विक्रम हाँफ रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा, लेकिन एक पल के लिए समीर को लगा कि वो विक्रम को नहीं बल्कि पेंटिंग वाले उस कुंवर रुद्र को देख रहा है। मुझे सब याद आ रहा है। विक्रम की आवाज बदल गई थी। वो भारी और रौबदार हो गई थी। क्या याद आ रहा है भाई? तूने सिर पर चोट खाई है, तुझे आराम की जरूरत है। आर्यन ने उसे उठाने की कोशिश की। विक्रम ने आर्यन का हाथ झटक दिया, इतनी जोर से कि आर्यन दूर जा गिरा। मुझे हाथ मत लगाओ, विक्रम गुर्राया। ये मेरा घर है और वो मेरा इंतजार कर रही है। कौन? रोहन डर के मारे पीछे हट गया। तभी सीढ़ियों के ऊपर से फिर वही आवाज आई, छम छम छम। इस बार आवाज और तेज थी और उसके साथ एक गाना गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, आ जाओ पिया रैन बीती जाए। विक्रम उस आवाज की तरफ सम्मोहित होकर खिंचा चला जा रहा था। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। विक्रम, ऊपर मत जा, समीर चिल्लाया। वहां खतरा है। लेकिन विक्रम सुन नहीं रहा था। वो एक कठपुतली की तरह सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां उसके कदमों के नीचे चरमरा रही थीं। समीर और आर्यन उसे रोकने के लिए लपके, लेकिन जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पर पैर रखा, हवेली का माहौल एकदम से बदल गया। हॉल में लगे पुराने बुझे हुए झाड़ फानूस अचानक हिलने लगे। दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जल उठीं, लेकिन उनमें से आग पीली नहीं, नीली रंग की निकल रही थी। और फिर सीढ़ियों के बीचों बीच एक हवा का तेज झोंका आया, जिसने समीर और आर्यन को पीछे ढकेल दिया। ये हवा नहीं थी, ये एक दीवार थी, एक अदृश्य दीवार। वे लोग विक्रम को देख सकते थे, चिल्ला सकते थे, लेकिन उसके पास नहीं जा सकते थे। विक्रम, रुक जा! आर्यन ने अदृश्य दीवार पर मुक्के मारे। विक्रम सीढ़ियों के बीच में रुका। उसने धीरे से पीछे मुड़कर अपने दोस्तों को देखा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, वही मुस्कान जो पेंटिंग वाले आदमी के चेहरे पर थी। तुम लोग जाओ, विक्रम ने कहा, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। मेहमानों का स्वागत करने का तरीका मुझे आता है। अब खेल शुरू होगा। इसके साथ ही विक्रम मुड़ा और अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। छम छम छम, घुंघरू की आवाज उसके पीछे पीछे चली गई। नीचे हॉल में तीनों दोस्त अकेले रह गए। अचानक हॉल के चारों दरवाजे एक साथ जोर से बंद हो गए। अब वो कैद थे और हॉल के कोनों से साए रेंगते हुए बाहर आने लगे। इस बार वो साए सिर्फ साए नहीं थे, वो आकार ले रहे थे। जले हुए मुर्दे, जिनके शरीर काले पड़ चुके थे, चमड़ी लटक रही थी। वो सब विक्रम के या रुद्र के पुराने शिकार थे। रोहन चीखा, वो हमारी तरफ आ रहे हैं। आर्यन ने इधर उधर देखा। वहां वो देखो, हॉल के कोने में एक छोटा सा आधा खुला हुआ दरवाजा था, जो शायद बेसमेंट की तरफ जाता था। वही एक रास्ता है, भागो! आर्यन चिल्लाया। वे तीनों उस छोटे दरवाजे की तरफ भागे, जबकि वो जले हुए मुर्दे उनके पीछे रेंग रहे थे। वो भयानक हंसते हुए बोले, अब कहाँ जाओगे? उन्होंने जैसे तैसे खुद को उस छोटे कमरे में धकेला और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही आर्यन ने टॉर्च जलाई, उनकी सांसें हलक में अटक गईं। वो बेसमेंट नहीं था, वो एक अत्याचार कक्ष था। दीवारों पर जंजीरें लटकी थीं, औजार पड़े थे जिन पर सूखा खून लगा था, और कमरे के बीच में एक कुर्सी थी। उस कुर्सी पर एक गुड़िया बैठी थी। उस गुड़िया के हाथ में एक पर्ची थी। समीर ने कांपते हाथों से पर्ची उठाई और पढ़ा, एक एक करके सबकी बारी आएगी। अगला नंबर किसका है? जब उम्मीद खत्म हो जाती है, तब इंसान का असली इम्तिहान शुरू होता है। वो तहखाना सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक याद थी उन चीखों की जो 100 साल पहले यहां गूंजी थीं।
और अब इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार था। आर्यन, समीर और रोहन उस अंधेरे कमरे में एक दूसरे से सट कर खड़े थे। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, जैसे बैटरी भी अब हार मान रही हो। सामने कुर्सी पर बैठी वो गुड़िया, वो बेजान थी, लेकिन समीर को कसम से लग रहा था कि उसकी कांच की आंखें हिल रही हैं। वो उन्हें देख रही थी। ये जगह क्या है? रोहन ने रोते हुए पूछा। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। आर्यन ने हिम्मत करके कमरे का मुआयना किया। एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक डायरी रखी थी। डायरी पर जमी धूल की परत बता रही थी कि इसे दशकों से किसी ने नहीं छुआ। आर्यन ने डायरी खोली। पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही हल्की हो गई थी, लेकिन जो लिखा था उसे पढ़ा जा सकता था। जैसे जैसे आर्यन पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। ये विक्रम के परदादा कुंवर रुद्र प्रताप की डायरी है, आर्यन फुसफुसाया। यहां लिखा है, मुझे वो शक्ति चाहिए, अमर होने की शक्ति। तांत्रिक ने कहा है कि मुझे 5 बलि देनी होगी, 4 दोस्त और एक वो जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। समीर का गला सूख गया। 4 दोस्त और एक वो जिसे प्यार करता हूं, उसने गिनती की। हम 4 दोस्त हैं, और वो औरत, वो लाल साड़ी वाली, उसने अपनी पत्नी को मारा था। आर्यन ने कांपते हुए अगला पन्ना पलटा। रुद्र ने अपनी पत्नी और अपने 4 दोस्तों को यहीं इसी कमरे में तड़पा तड़पा कर मारा था, ताकि वो शैतानी ताकत हासिल कर सके। लेकिन रस्म पूरी नहीं हो पाई। गांव वालों ने हवेली को घेर लिया था और रुद्र ने खुद को आग लगा ली थी। मतलब? रोहन की सांस अटक गई। मतलब विक्रम अब रुद्र बन चुका है, और हम वो 4 दोस्त हैं जिनकी बलि अधूरी रह गई थी। तभी कमरे के बीच में रखी कुर्सी चर्रमाहट के साथ हिली। चर्र। दोनों ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। कुर्सी पर रखी गुड़िया अब वहां नहीं थी। कुर्सी खाली थी। गुड़िया कहाँ गई? समीर चिल्लाया। तभी रोहन के कान के ठीक पीछे एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज आई। ही, मुझे ढूंढो। रोहन चीख पड़ा और पागलों की तरह हाथ पैर चलाने लगा। वो मेरे पीछे है, हटाओ उसे, हटाओ। शांत हो जा रोहन, समीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं। दीवारों पर लटकी हुई जंजीरें अपने आप हवा में लहराने लगीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें चला रहा हो। एक जंजीर हवा में लहराई और सीधे रोहन के गले में लिपट गई। आह, बचाओ! रोहन का दम घुटने लगा। जंजीर उसे ऊपर हवा में खींच रही थी। उसके पैर जमीन छोड़ चुके थे। पकड़ो उसे! आर्यन और समीर ने रोहन के पैर पकड़ लिए। वो उसे नीचे खींच रहे थे और वो अदृश्य ताकत उसे ऊपर। कमरा अब एक तूफान का केंद्र बन चुका था। धूल उड़ रही थी, चीजें गिर रही थीं। तभी वो भारी लोहे का दरवाजा, जो बंद था, अचानक खुला। बाहर अंधेरे गलियारे में वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अभी भी बालों से ढका था। उसके हाथ में एक लालटेन थी। उसने अपना हाथ उठाया और रोहन की तरफ इशारा किया। रोहन के गले से जंजीर अचानक खुल गई। वो धड़ाम से नीचे गिरा। खांसते हुए रोहन ने खुली हुई दरवाजे की तरफ देखा। उसे लगा कि वो बचने का मौका है। डर ने उसकी सोचने की शक्ति खत्म कर दी थी। रोहन, बाहर मत जा! आर्यन चिल्लाया, लेकिन रोहन नहीं रुका। वो उठा और खुली हुई दरवाजे की तरफ भागा, सीधा उस लाल साड़ी वाली औरत की तरफ। उसे लगा कि वो रास्ता बाहर जाता है। जैसे ही रोहन दरवाजे से बाहर निकला, दरवाजा फिर से जोर से बंद हो गया। समीर और आर्यन ने दरवाजे को पीटा। रोहन, रोहन! दूसरी तरफ से रोहन की चीख सुनाई दी। एक ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। दर्द, डर और फिर अचानक सन्नाटा। कुछ पलों बाद दरवाजे के नीचे से कुछ लाल रंग का तरल बहकर अंदर आने लगा। खून, ताजा खून। आर्यन पीछे हट गया। उसकी पीठ दीवार से जा लगी। वो गया, रोहन गया। समीर, आर्यन सुन्न हो गया था। 5 में से 1 बलि पूरी हो गई। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग बचे थे, आर्यन और समीर। और बाहर विक्रम और वो चुड़ैल बाकी बचे शिकार का इंतजार कर रहे थे। तभी कमरे की छत से एक आवाज आई, विक्रम की आवाज। लेकिन ये आवाज किसी स्पीकर से नहीं आ रही थी, बल्कि सीधे उनके दिमाग में गूंज रही थी। 1 गया, 3 बाकी हैं। ऊपर आ जाओ दोस्तों, दावत शुरू होने वाली है। कमरे की एक दीवार अपने आप खिसकने लगी और उसके पीछे एक गुप्त सीढ़ी दिखाई दी, जो ऊपर की तरफ जा रही थी, अंधेरे में। मौत का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा और अंधेरा होता है।
रोहन का खून अभी भी उस लोहे के दरवाजे के नीचे से रिस रहा था, एक लाल नदी की तरह। आर्यन और समीर के पास उस गुप्त सीढ़ी पर चढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो जानते थे कि वो शेर के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन पीछे लौटने का मतलब था रोहन जैसा अंजाम। समीर का शरीर कांप रहा था, उसके आंसू सूख चुके थे। वो मर गया आर्यन, रोहन मर गया, समीर बार बार यही बड़बड़ा रहा था। आर्यन ने समीर का कंधा जोर से दबाया। समीर, होश में रह, अगर हमें जिंदा निकलना है तो हमें विक्रम को रोकना होगा। वो विक्रम नहीं है, वो किसी चीज के वश में है। दोनों ने उस तंग घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। वो सीढ़ियां पत्थर की बनी थीं और उन पर काई जमी हुई थी। हवा में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे वो किसी भट्ठी की तरफ जा रहे हों। दीवारों से एक चिपचिपा पदार्थ रिस रहा था, जो छूने में खून जैसा गाढ़ा था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहे थे, दीवारों पर उकेरी हुई पुरानी नक्काशी दिखने लगी। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी डाली। चित्रों में एक कहानी थी, एक तांत्रिक अनुष्ठान। एक आदमी 4 लोगों को एक घेरे में बिठाकर उनकी गर्दन काट रहा था और उस खून को पीकर वो अमर हो रहा था। देख रहा है समीर, आर्यन ने हाँफते हुए कहा। ये इतिहास है और आज रात ये फिर से होने वाला है। हम बस बकरे हैं जो हलाल होने के लिए आए हैं। सीढ़ियों के अंत में एक लकड़ी का दरवाजा था। उसके अंदर से अजीब सी मध्यम रोशनी आ रही थी और मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। आर्यन ने दरवाजा को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा बिना आवाज किए खुल गया। सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हवेली का सबसे बड़ा कमरा था, शाही भोजन कक्ष। एक लंबी खाने की मेज सजी हुई थी। उस पर सोने और चांदी के बर्तन रखे थे। मोमबत्तियां जल रही थीं, लेकिन उनकी लौ नीली थी। और मेज के सबसे ऊपरी सिरे पर, हेड ऑफ द टेबल पर, विक्रम बैठा था। लेकिन वो विक्रम ही लग रहा था। उसने हवेली के पुराने शाही कपड़े पहने हुए थे, एक शेरवानी जो जगह जगह से फटी थी और धूल से सनी थी। उसके माथे पर ताज़ा खून का तिलक लगा था। उसकी आंखें, वो इंसान की आंखें नहीं थीं, वो पूरी तरह काली थीं, पुतलियां गायब थीं। उसके हाथ में एक बड़ा सा जंग लगा हुआ रामपुरी चाकू था, जिससे वो मेज को खुरच रहा था। आओ दोस्तों, विक्रम ने सिर उठाए बिना कहा। उसकी आवाज में कई आवाजें मिली हुई थीं, एक उसकी अपनी और एक किसी बूढ़े भारी आदमी की। खाना ठंडा हो रहा है। समीर ने हिम्मत जुटाई। विक्रम भाई, ये क्या कर रहा है? चल घर चलते हैं। विक्रम जोर से हंसा, इतनी जोर से कि मेज पर रखे बर्तन हिलने लगे। घर, यही मेरा घर है समीर। सालों से मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था, मेरी अधूरी पूजा पूरी करने के लिए। विक्रम ने चाकू को मेज पर जोर से मारा और खड़ा हो गया। बैठो, उसने आदेश दिया। आर्यन और समीर डर के मारे कुर्सियों पर बैठ गए। आर्यन ने देखा कि मेज पर जो खाना परोसा गया है वो खाना नहीं है। प्लेटों में सड़े हुए मांस के टुकड़े, पुराने कंकाल की हड्डियां और कीड़े थे। खाओ, विक्रम चिल्लाया। हम ये नहीं खा सकते विक्रम, आर्यन ने डरते हुए कहा। विक्रम धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। तुम सब देखो तो, मैंने तुम्हारे लिए क्या पकवाया है। विक्रम ने एक चांदी का ढक्कन उठाया जो मेज के बीच में रखा था। ये देखो, विक्रम ने हंसते हुए बोला। ढक्कन हटते ही समीर की चीख निकल गई। नहीं! प्लेट में रोहन का कटा हुआ सिर रखा था। रोहन की आंखें अभी भी खुली थीं, ठीक वैसे ही जैसे कि उसके चेहरे पर मरने से पहले का वो डर जमा था। समीर उल्टी करने लगा। आर्यन सुन्न होकर अपनी कुर्सी से चिपक गया। दोस्ती का असली मतलब त्याग है। रोहन ने अपना फर्ज निभा दिया, अब तुम्हारी बारी है। विक्रम ने चाकू उठाया और समीर की तरफ बढ़ा। समीर, तू हमेशा कहता था ना कि तू मेरे लिए जान भी दे सकता है, आज साबित कर दे। समीर अपनी कुर्सी से पीछे खिसका, गिर पड़ा और पीछे की तरफ रेंगने लगा। नहीं विक्रम, मुझे मत मार, मैं तेरा दोस्त हूं। मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं रुद्र हूं और मुझे शक्ति चाहिए। विक्रम ने छलांग लगाई और समीर के ऊपर चढ़ बैठा। चाकू हवा में लहराया। आर्यन, बचाओ मुझे, समीर चिल्लाया। आर्यन के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसका दोस्त उसके दूसरे दोस्त को मारने वाला था। आर्यन ने पास रखी एक भारी चांदी की मोमबत्ती का बर्तन उठाई और पूरी ताकत से विक्रम के सर पे दे मारी। विक्रम लुढ़क कर दूर जा गिरा, लेकिन उसे खून नहीं निकला, बल्कि जहां चोट लगी थी वहां से काली धुएं जैसा कुछ निकला। विक्रम ने अपना सिर झटका और धीरे धीरे फिर से खड़ा होने लगा। उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर मुड़ी थी। हड्डी टूटने की आवाज आई, कड़क। उसने अपनी गर्दन सीधी की और आर्यन की तरफ देखा। अब वो मुस्कुरा नहीं रहा था। तूने राजा पर हाथ उठाया? विक्रम फुसफुसाया। अब तेरी मौत साधारण नहीं होगी आर्यन, अब तुझे तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। अचानक डाइनिंग हॉल की खिड़कियां टूट गईं। हवा का एक तेज बवंडर कमरे में घुस आया। सारी मोमबत्तियां बुझ गईं।
सिर्फ बिजली की चमक में आर्यन ने देखा कि कमरे के चारों कोनों में 4 परछाइयां खड़ी थीं। वो लाल साड़ी वाली औरत और उसके साथ 3 और साए। विक्रम ने अपने हाथ फैलाए। पकड़ लो इन्हें। आर्यन और समीर ने एक दूसरे को देखा। एक ही रास्ता बचा था, खिड़की। लेकिन हम दूसरी मंजिल पर थे। नीचे कूदने का मतलब था हड्डियां टूटना, पर यहां रुकने का मतलब था कटना। कूद जा समीर, आर्यन चिल्लाया। दोनों ने खिड़की की तरफ दौड़ लगाई और अंधेरे में छलांग लगा दी। आर्यन और समीर हवेली की दूसरी मंजिल से कूदे थे। किस्मत या शायद बदकिस्मती से वो पत्थरों पर नहीं, बल्कि हवेली के पीछे उगी घनी कटीली झाड़ियों पर गिरे। कांटों ने उनके कपड़ों और चमड़ी को चीर दिया। आर्यन के कंधे में एक गहरा जख्म हो गया था, लेकिन समीर की हालत ज्यादा खराब थी। गिरते वक्त उसका टखना पूरी तरह मुड़ गया था। हड्डी टूटने की आवाज आर्यन ने साफ सुनी थी। बारिश शुरू हो चुकी थी, तेज मूसलाधार बारिश जो खून और कीचड़ को एक कर रही थी। उठ भाई उठ, आर्यन ने समीर को खींचने की कोशिश की। समीर दर्द से कर्राया। नहीं आर्यन, मुझसे नहीं चला जाएगा। मेरा पैर टूट गया है। आर्यन ने ऊपर देखा। टूटी हुई खिड़की पर विक्रम खड़ा था। बिजली की चमक में उसका काला साया किसी राक्षस जैसा दिख रहा था। वो नीचे नहीं कूद रहा था, बस ऊपर से देख रहा था और हंस रहा था। भागो चूहों, जितना भाग सकते हो भागो। वो नीचे आ रहा है। आर्यन ने समीर को कंधे का सहारा दिया। मैं तुझे यहां नहीं छोड़ सकता। दोनों लंगड़ाते हुए अंधेरे में आगे बढ़े। ये हवेली का बैकयार्ड था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े उन्हें एहसास हुआ कि वो बगीचे में नहीं, बल्कि एक पुराने कब्रिस्तान में है। जमीन से बाहर टेढ़ी मेढ़ी कब्रें निकली हुई थीं। कुछ पत्थर टूटे हुए थे, कुछ पर पुराने बरगद की जड़ें लिपटी थीं। ये रुद्र प्रताप के परिवार की कब्रें हैं। आर्यन ने एक पत्थर पर लिखा नाम पढ़ने की कोशिश की। तभी हवा का रुख बदला। बारिश की बूंदें अचानक ठंडी हो गईं, बर्फ जैसी, और कोहरा, वो मनहूस कोहरा फिर से जमीन पर रेंगने लगा। समीर अचानक रुक गया। उसका पूरा वजन आर्यन पर आ गया। आर्यन, क्या हुआ? चलना, आर्यन चिल्लाया। वो आ गई। समीर ने कांपते हुए सामने इशारा किया। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी सामने डाली। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी कब्र पर वो लाल साड़ी वाली औरत बैठी थी। इस बार उसका चेहरा बालों से ढका नहीं था। आर्यन ने उसका चेहरा देखा और उसकी चीख निकल गई। उसका चेहरा सड़ा हुआ था। उसकी एक आंख नहीं थी, सिर्फ एक खाली गड्ढा था जिसमें कीड़े बिलबिला रहे थे। और उसके होंठ कटे हुए थे, जिनसे एक डरावनी मुस्कान झांक रही थी। वो औरत धीरे से अपनी जगह से उठी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। धोखा, वो औरत फुसफुसाई। आवाज हवा में गूंजी। धोखा, रुद्र ने मुझे धोखा दिया और तुम उसके दोस्त हो। हम रुद्र नहीं हैं, हम उसे रोकने आए हैं। औरत जोर से हंसी। रक्त ही उसे रोक सकता है, या तो उसका या तुम्हारा। तभी आर्यन को लगा कि जमीन हिल रही है। समीर के पैरों के नीचे की मिट्टी धंसने लगी। एक कब्र का पत्थर हटा और उसके अंदर से अनगिनत काले हाथ बाहर निकले। ये हाथ उन मजदूरों और गुलामों के थे जिन्हें रुद्र ने इस हवेली को बनाने के बाद मार डाला था। समीर चीखा, आर्यन, मुझे पकड़ो। उन हाथों ने समीर के टूटे हुए पैर को पकड़ लिया और उसे कब्र के अंदर खींचने लगे। आर्यन ने समीर का हाथ पकड़ रखा था। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। बारिश, कीचड़ और खून की वजह से हाथ फिसल रहे थे। मत छोड़ना आर्यन, प्लीज मत छोड़ना, समीर रो रहा था। लेकिन वो ताकत, वो बहुत ज्यादा थी। समीर कमर तक जमीन में धंस चुका था। उस चुड़ैल ने अपना हाथ उठाया और हवा में एक झटका दिया। आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर हथौड़ा मारा हो। वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा और एक पेड़ से टकराया। उसका सिर चकरा गया। उसकी पकड़ छूट गई। नहीं, आर्यन चिल्लाया। उसने धुंधली आंखों से देखा। समीर को वो काले हाथ जमीन के अंदर खींच रहे थे। समीर की आखिरी चीख गूंजी, आर्यन! और फिर सन्नाटा। समीर जमीन में समा गया था। कब्र की मिट्टी अपने आप भर गई, जैसे वहां कभी कोई गड्ढा था ही नहीं। अब वहां सिर्फ आर्यन बचा था, अकेला, घायल और लाचार।
वो चुड़ैल आर्यन की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी हवेली की तरफ से एक और आवाज आई, विक्रम की आवाज। खबरदार, वो मेरा शिकार है। विक्रम हाथ में वो बड़ा चाकू लिए बारिश में भीगता हुआ आ रहा था। चुड़ैल रुक गई। उसने विक्रम को देखा, फिर आर्यन को, और फिर अंधेरे में गायब हो गई। आर्यन पेड़ के सहारे खड़ा हुआ। उसके 3 दोस्त जा चुके थे। रोहन का सिर कट चुका था, समीर जमीन में दफन हो गया था। अब सिर्फ वो और विक्रम बचे थे। विक्रम, जिसके अंदर 100 साल पुराना शैतान रुद्र बैठा था। आर्यन ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी उंगलियों ने कुछ महसूस किया। कार की चाबी? नहीं, कुछ और। लाइटर। समीर हमेशा अपने पास रखता था। शायद गिरते वक्त आर्यन की जेब में आ गया था, या समीर ने उसे पकड़ते वक्त डाल दिया था। आर्यन के दिमाग में एक प्लान आया, एक बहुत ही खतरनाक प्लान। अगर रुद्र को आग से डर लगता है, जैसा डायरी में लिखा था कि उसने खुद को आग लगा ली थी, तो शायद। विक्रम, आर्यन ने हांफते हुए कहा, अगर तुझे मुझे मारना है तो आजा, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। विक्रम मुस्कुराया। अच्छी बात है, समर्पण ही सबसे बड़ा पूजा है। विक्रम ने चाकू उठाया और आर्यन की तरफ दौड़ा। आग ही वो एकमात्र चीज है जो अंधेरे को जला सकती है और इतिहास को राख कर सकती है। बारिश तेज थी, लेकिन आर्यन के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला उससे भी तेज जल रही थी। उसके हाथ में समीर का लाइटर था, एक छोटी सी चिंगारी जो इस खेल का रुख बदलने वाली थी। विक्रम, या यूं कहें कि रुद्र, अब आर्यन के बिल्कुल करीब आ चुका था। उसके हाथ में वो बड़ा रामपुरी चाकू बिजली की चमक में चमक रहा था। मरने के लिए तैयार हो जा, विक्रम चिल्लाया और उसने चाकू से वार किया। आर्यन ने फुर्ती दिखाई और कीचड़ में लौट गया। चाकू हवा को चीरता हुआ खाली निकल गया। आर्यन फिसलता हुआ पीछे हटा और एक पुराने लकड़ी के कंभे के पीछे छिप गया। यह कब्रिस्तान के किनारे बना एक पुराना शेड था, जहां शायद माली अपना सामान रखता होगा। यहां ऊपर छत थी, मतलब यहां बारिश का पानी नहीं आ रहा था। यहां सब कुछ सूखा था। विक्रम हंसता हुआ शेड की तरफ बढ़ा। छिपन छुपाई, मुझे ये खेल पसंद है आर्यन, लेकिन याद रखना, मैं 100 साल से इस अंधेरे में हूं। मुझे ढूंढने में वक्त नहीं लगता। आर्यन शेड के अंदर अंधेरे में टटोल रहा था। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो आग पकड़ सके। उसके हाथ एक पुराने कपड़े पर पड़े, फिर कुछ सूखी लकड़ियों पर, और तभी उसकी नाक में एक तेज गंध गई। मिट्टी का तेल। वहां कोने में एक पुरानी लालटेन और तेल का कनस्तर रखा था। शायद हवेली के नौकर इसे इस्तेमाल करते होंगे। आर्यन ने जल्दी से कनस्तर उठाया। वो हल्का था, मतलब उसमें थोड़ा ही तेल बचा था। बस इतना काफी होना चाहिए, आर्यन बुदबुदाया। तभी विक्रम ने शेड का कमजोर दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया। मिल गया। विक्रम की काली आंखें आर्यन को घूर रही थीं। विक्रम ने छलांग लगाई और आर्यन को दबोच लिया। उसका एक हाथ आर्यन के गले पर था और दूसरा हाथ चाकू के साथ हवा में उठा हुआ था। आर्यन का दम घुटने लगा। विक्रम की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। समीर गया, रोहन गया, अब तू भी जाएगा, विक्रम चिल्लाया। उसका चेहरा आर्यन के चेहरे के इतना करीब था कि आर्यन उस सड़ी हुई बदबू को महसूस कर सकता था जो विक्रम के अंदर से आ रही थी। आर्यन ने संघर्ष किया। उसका एक हाथ फंसा हुआ था, लेकिन दूसरा हाथ, जिसमें तेल का कनस्तर था, वो अभी भी आजाद था। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कनस्तर का ढक्कन खोला और तेल विक्रम के ऊपर उछाल दिया। ये क्या है? विक्रम चौंक गया। तेल उसकी आंखों में चला गया था। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी। आर्यन ने मौका नहीं गंवाया। उसने विक्रम को धक्का दिया और पीछे लुढ़क गया। विक्रम अपनी आंखें मल रहा था। उसका शेरवानी वाला शाही लिबास अब मिट्टी के तेल से भीग चुका था। तूने क्या किया कीड़े? तू मुझे गंदा नहीं कर सकता। आर्यन हांफते हुए खड़ा हुआ। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला। उसका अंगूठा लाइटर के पहिए पर था। गंदा नहीं कर रहा विक्रम, तुझे आजाद कर रहा हूं। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ आ गया कि आर्यन क्या करने वाला है। नहीं, ऐसा मत करना। रुद्र की आवाज में डर आ गया। आग, आग नहीं। आर्यन ने लाइटर जलाया। एक छोटी सी पीली लौ हवा में नाची। नर्क में जा रुद्र, आर्यन चिल्लाया और जलता हुआ लाइटर विक्रम के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही लाइटर विक्रम के तेल से भीगे कपड़ों से टकराया,
एक तेज धमाके के साथ विक्रम का पूरा शरीर आग का गोला बन गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि शेड की पुरानी लकड़ियों ने भी आग पकड़ ली। विक्रम या उसके अंदर का शैतान पागलों की तरह चीखने लगा। वो चीख किसी जानवर या इंसान की नहीं थी, वो कई रूहों की मिली-जुली चीख थी। विक्रम इधर-उधर भाग रहा था, आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेल ने अपना काम कर दिया था। आर्यन गर्मी की वजह से पीछे हट गया और बाहर बारिश में आ गया। उसने देखा कि जलता हुआ विक्रम शेड के खंभों से टकरा रहा है। पूरा शेड अब जल रहा था। अचानक विक्रम की छाती से एक काला धुआं निकला। वो धुआं आग के बीच से ऊपर उठा और हवा में एक डरावना चेहरा बनाकर बिखर गया। मैं वापस आऊंगा। हवा में गूंजती हुई आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। विक्रम का शरीर अब जमीन पर गिर चुका था। अब वो हिल नहीं रहा था। आग अभी भी चल रही थी, लेकिन वो अब सिर्फ एक शरीर था। आर्यन बारिश में घुटनों के बल बैठ गया। वो जोर जोर से रोने लगा, विक्रम भाई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आग की रोशनी में आर्यन ने देखा कि जहां विक्रम गिरा था वहां जमीन के नीचे एक सीढ़ी थी। शेड के टूटने और जलने से वो रास्ता खुल गया था और उस रास्ते से ठंडी हवा आ रही थी। क्या ये बाहर निकलने का रास्ता था या हवेली का कोई और राज? आर्यन ने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। हवेली भी अब हिलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अपने मालिक रुद्र के जाने के बाद वो गिर रही है। मुझे यहां से निकलना होगा, आर्यन ने खुद से कहा। वो लड़खड़ाता हुआ उस गुप्त रास्ते की तरफ बढ़ा। उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं था। उसके दोस्त जा चुके थे, उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। अब बस बचना था। जैसे ही आर्यन उस भूमिगत रास्ते में उतरा, ऊपर जलता हुआ शेड ढह गया और रास्ता मलबे से बंद हो गया। अब आर्यन जमीन के नीचे था, अंधेरे में। लेकिन क्या वो अकेला था या 100 साल पुराना श्राप अभी भी उसका पीछा कर रहा था? अंधेरा जब बहुत गहरा हो जाता है तो इंसान को अपनी ही सांसों की आवाज से डर लगने लगता है। आर्यन अब जमीन के नीचे उस संकरी सुरंग में रेंग रहा था। वो सुरंग गीली थी, बदबूदार थी और इतनी तंग थी कि उसके कंधे दीवारों से रगड़ खा रहे थे। उसके हाथ पैर छिल चुके थे। उसकी आंखों में अभी भी वो मंजर तैर रहा था, विक्रम का जलता हुआ शरीर, समीर का जमीन में धंसना और रोहन का कटा हुआ सिर। बस थोड़ा और, आर्यन खुद को तसल्ली दे रहा था। बाहर निकलना है, सबको बताना है। सुरंग में अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी उसे लगता कि रोहन उसे बुला रहा है, तो कभी समीर की चीख सुनाई देती, आर्यन हमें छोड़कर मत जाओ। आर्यन ने अपने कान बंद करने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ भरे हाथों से वो कुछ नहीं कर पाया। वो बस रेंगता रहा, जब तक कि उसे सामने हल्की सी नीली रोशनी नहीं दिखाई दी। चांदनी। बाहर की ताजा हवा का झोंका आया। आर्यन ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत बटोरी और उस रोशनी की तरफ बढ़ा। उसने मिट्टी हटाई, जड़ों को तोड़ा और खुद को बाहर खींचा। वो हाँफते हुए घास पर गिर पड़ा। मैं बच गया। आर्यन हंसा, एक पागलों वाली दर्द भरी हंसी। मैं जिंदा हूं। वो धीरे से खड़ा हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर खून और मिट्टी से सना था। उसने चारों तरफ देखा। वो जंगल के बाहर था। सामने एक पक्की सड़क थी, वही तारकोल की काली सड़क जिस पर वो कुछ घंटे पहले आए थे। सड़क। आर्यन लंगड़ाते हुए सड़क की तरफ भागा। कोई गाड़ी मिल जाएगी, मैं पुलिस को बताऊंगा। लेकिन जैसे ही वो सड़क पर पहुंचा, उसके कदम जम गए। सन्नाटा छा गया। उसके सामने वही पुराना जंग लगा हुआ साइन बोर्ड खड़ा था। सावधान, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, आगे जाना सख्त मना है। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। वो वहीं आ गया था जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। वो उस मोड़ पर खड़ा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। आर्यन पीछे हटा। तभी उसकी नजर बोर्ड के नीचे पड़ी। वहां कुछ काला सा पड़ा था, एक जला हुआ लकड़ी का टुकड़ा, कोयला। आर्यन के हाथ अपने आप उस कोयले की तरफ बढ़े। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो ये पहले भी कर चुका है, जैसे ये पल पहले भी बीत चुका है। उसने कांपते हाथों से कोयला उठाया और बोर्ड पर लिखना शुरू किया। उसे पता था कि वो क्या लिखने वाला है। उसके हाथ अपने आप चल रहे थे। लौट जाओ, वो इंतजार कर रही है। जैसे ही उसने लिखना खत्म किया, उसे याद आया,
कि ये चेतावनी किसी और ने नहीं, खुद आर्यन ने लिखी थी। नहीं, ये क्या हो रहा है? तभी दूर से हेडलाइट्स की रोशनी दिखाई दी। एक गाड़ी तेज रफ्तार में आ रही थी। गाड़ी में तेज संगीत बज रहा था। आर्यन सड़क के बीच में आ गया। रुक जाओ, वो चिल्लाया, वापस जाओ, आगे मौत है। गाड़ी पास आई। हेडलाइट्स की चकाचौंध में आर्यन ने गाड़ी के अंदर देखा। ड्राइविंग सीट पर विक्रम था, बगल में समीर हंस रहा था, पीछे रोहन और खुद आर्यन बैठे थे। ये वही गाड़ी थी, ये वही पल था। मत आओ, आर्यन ने हाथ हिलाया, मैं तुम ही हूं, वापस जाओ। लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को सड़क पर खड़ा वो खून से लथपथ जला हुआ आदमी दिखाई नहीं दिया, या शायद उन्हें सिर्फ एक भ्रम दिखाई दिया। गाड़ी के अंदर से विक्रम की आवाज आई, जो आर्यन को याद थी। तुम्हें देखा उसे? सड़क के बीच में कोई था? गाड़ी आर्यन के शरीर के आर पार निकल गई, जैसे वो हवा का बना हो। आर्यन को कोई टक्कर नहीं लगी, वो बस एक आत्मा, एक गूंज बनकर रह गया था। गाड़ी ने फिर से वही गलत मोड़ लिया और जंगल ने उन्हें फिर से अपने अंदर निगल लिया। आर्यन सड़क पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे समझ आ गया था, वो कभी बचा नहीं था। वो सब मर चुके थे। ये एक्सीडेंट, ये हवेली, ये मौत, ये एक सज़ा है, एक नर्क है जो बार बार दोहराया जाएगा। हर रात वो आएंगे, हर रात वो मरेंगे, और हर रात आर्यन खुद को बचाने की एक नाकाम कोशिश करेगा। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं और आज रात आपको अंधेरे में देखने से डर लगने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्या आप ऐसी ही खौफनाक दुनिया में हमारे साथ चलना चाहते हैं? तो बोल बस्ता चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, वो बेल आइकन यानी घंटी दबाना मत भूलना, वरना अगली बार जब कहानी अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन मोबाइल पर नहीं, शायद सीधे आपके दरवाजे पर आएगी।